हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली बार हमने सरकार के अंगों के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हमने व्यवस्थापिका जो कि कानूनों का निर्माण करती है, कार्यपालिका जो कि व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करती है, और न्यायपालिका जो कि दोनों के द्वारा बनाए गए कानूनों को वैधानिक है या नहीं, इसकी संवैधानिकता की जांच करती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक राज्य में न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तीनों ही अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं, लेकिन न्यायपालिका विशेष महत्व रखती है, क्योंकि जैसा कि कैंट ने कहा है कि जिस देश में कानूनों की व्याख्या करने और उन्हें कार्यान्वित करने तथा अधिकारों को प्रभावित बनाने के लिए कोई न्याय विभाग नहीं होता है, वहाँ शासन नष्ट हो जाता है। तो इससे हम सोच सकते हैं कि जो न्यायपालिका है उसका कितना महत्व है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि न्याय विभाग की कुशलता से बढ़कर सरकार की उत्तमता की दूसरी कोई कसौटी नहीं है, क्योंकि किसी और चीज़ से नागरिक की सुरक्षा और हितों पर इतना प्रभाव नहीं पड़ता है जितना कि उनके इस ज्ञान से कि वह एक निश्चित, शीघ्र और अपक्षपाती न्याय शासन पर निर्भर रह सकें। There is no better test of the excellence of government than the efficiency of its judicial system. For nothing more nearly touches the welfare and security of average citizen than this sense that he can on the certain prompt and administration of justice. इसी प्रकार से प्रोफेसर लास्की ने भी कहा है कि एक राज्य की न्यायपालिका अधिकारियों के ऐसे समूह के रूप में परिभाषित की जा सकती है जिनका कार्य राज्य के किसी कानून विशेष के उल्लंघन या तोड़ने संबंधी शिकायत का, जो विभिन्न लोगों के बीच या नागरिकों और राज्य के बीच एक दूसरे के विरुद्ध होते हैं, समाधान और फैसला करते हैं। तो इस प्रकार से हम जानते हैं कि न्यायपालिका क्या है। बहुत सारे ऐसे अधिकारियों का संगठन है जो कि न्याय व्यवस्था को संचालित करते हैं। बात करते हैं हम न्यायपालिका के कार्यों की। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि न्यायपालिका न केवल नागरिकों के हितों की रक्षा करती है, अभी तो संविधान की व्याख्या भी करती है, संविधान की रक्षा की गारंटी भी देती है, और साथ ही साथ संघात्मक शासन व्यवस्था में न्यायपालिका का विशेष महत्व है, क्योंकि संघात्मक शासन व्यवस्था में वह न केवल नागरिकों वरन राज्यों के अधिकारों के भी या उनके हितों की भी रक्षा करती है। हम बात करते हैं न्याय विभाग के कार्यों की। तो पहला कार्य है अभियोगों का निर्णय। जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निर्धारण न्यायपालिका के द्वारा ही किया जाता है, चाहे वे मामले फौजदारी हो या वे दीवानी हो। इसी प्रकार से कानूनों की व्याख्या करने का अधिकार भी न्यायपालिका के पास है। कानूनों की भाषा क्योंकि सदैव ही स्पष्ट नहीं होती है और एक विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, ऐसी परिस्थितियों में अगर किसी को अधिकारपूर्ण व्याख्या का अधिकार है तो वह संगठन न्यायपालिका है। न्यायपालिका कानून विषयक संदेहपूर्ण परिस्थितियों की निश्चित व्याख्या देकर और उनका स्पष्टीकरण प्रस्तुत करके कानून का क्षेत्र व्यापक बना सकती है। इसी तरह हम बात करते हैं औचित्य के आधार पर कानून निर्माण। कानूनों का स्वरूप चाहे कितना ही विस्तृत क्यों न हो, न्यायालय में अनेक ऐसे विवाद उपस्थित होते हैं जिनका निर्णय वर्तमान कानून द्वारा नहीं किया जा सकता है। न्यायालयों के द्वारा इस प्रकार के विवादों का निपटारा विवेक, औचित्य एवं स्वाभाविक तथ्य के सिद्धांत का आश्रय लेकर किया जाता है। जब न्यायाधीशों द्वारा किया गया कोई निर्णय अप्रत्यक्ष रूप से कानून का पूरक होता है तो इस तरह से न्यायालय अर्ध विधानमंडल का रूप धारण करके कई वर्तमान कानूनों का निर्माण भी करते हैं। इसी प्रकार से जब हमने ये देखा था कि कानूनों की व्याख्या का अधिकार न्यायालय के पास है, तो जो भी उनके द्वारा व्याख्या की जाती है वो कानून के समान ही अपना प्रभाव रखते हैं। इसी प्रकार से व्यक्ति स्वतंत्रता एवं अधिकारों की रक्षा न्यायालय के द्वारा की जाती है, अर्थात न्यायालय व्यक्तियों की स्वतंत्रता और उनके अधिकारों की रक्षा करता है, और कोई भी व्यक्ति संविधान द्वारा
जो अधिकार दिए गए हैं उनका उल्लंघन नहीं करे, और अगर उल्लंघन करते हैं तो वह उनको दंड देता है। तो हम कह सकते हैं कि नागरिक व्यवस्थापिका, कार्यपालिका या किसी भी पदाधिकारी के द्वारा संवैधानिक या कानूनी मर्यादा भंग करता है तो व्यक्ति न्यायालय की शरण ले सकता है। इसी प्रकार से डिक्लेरेशन जजमेंट या घोषणात्मक निर्णय प्रदान करना, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि कभी कभी अनजाने में व्यवस्थापिका ऐसे कानूनों का निर्माण करती है जो अस्पष्ट या पूर्व निर्धारित कानूनों के विरुद्ध होते हैं। समझ में आ रहा है कि अस्पष्ट होते हैं, उसकी कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं होता है, या फिर ऐसे कानूनों का निर्माण कर दिया जाए जो कि पहले से ही निर्मित कानूनों के को ओवरलैप करते हैं या उसके विरुद्ध होते हैं। तो इस प्रकार के कानूनों के संबंध में न्यायालय को घोषणात्मक निर्णय देने का अधिकार होता है। इसी प्रकार से संविधान के रक्षण का कार्य भी न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है, क्योंकि न्याय विभाग संविधान की पवित्रता और उसमें प्रतिपादित व्यवस्था की रक्षा का भी कार्य करता है। इसी कारण अधिकांश देशों में संविधान कठोर होते हैं, जिसमें साधारण और संवैधानिक कानून में अंतर पाया जाता है। अर्थात अगर संविधान में तब तक कोई बदलाव या परिवर्तन नहीं होगा जब तक कि एक निश्चित बहुमत के द्वारा उसमें क्या नहीं किया जाए, संशोधन ना किया जाए। संघात्मक राज्य में तो संविधान द्वारा ही केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों के बीच शक्ति का विभाजन किया जाता है, और न्यायपालिका पूरा ध्यान रखती है कि कहीं केंद्रीय सरकार संविधान द्वारा किए गए शक्ति विभाजन के विरुद्ध कोई कार्य तो नहीं कर रही है। इसी प्रकार से न्याय की रक्षा हेतु भी जो नागरिक हैं उनके न्याय की रक्षा भी इसी के द्वारा किए जाते हैं। परामर्श संबंधी अधिकार, परामर्श संबंधी अधिकार भी किसके द्वारा दिए जाते हैं? न्यायपालिका के द्वारा। और ये बात अलग है कि व्यवस्थापिका या कार्यपालिका द्वारा जब परामर्श मांगा जाए तो न्यायपालिका उसे परामर्श देती, लेकिन उस परामर्श को मानना या न मानना कार्यपालिका की इच्छा पर निर्भर करता है। कनाडा में सर्वोच्च न्यायालय का कार्य यह है कि वह गवर्नर जनरल को कानूनी परामर्श दे। हमारे भारत में भी अगर हम देखें तो हमारे भारत में भी कानूनी परामर्श न्यायपालिका या सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए जाते हैं। इसके अलावा भी वो बहुत सारे कार्य करती हैं, जैसे कि जब तक अभियोगों की जांच ना हो, है ना, या निर्णय नहीं हो जाता तब तक वो इस संबंध में ऐसा कोई भी कार्य करने से मना करते हैं। और यदि कोई भी व्यक्ति या संस्था ऐसा कार्य करती है जो कि न्यायालय ने मना किया है और तो उसके उस उल्लंघन को न्यायालय का अपमान समझा जाता है और न्यायालय स्वयं उसके बारे में दंड का निर्धारण कर सकता है। बात करते हैं हम न्यायपालिका की स्वतंत्रता या महत्व की। सबसे पहले जो इसका महत्व है वह लोकतंत्र की रक्षा हेतु है, क्योंकि लोकतंत्र की रक्षा के जो दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, व्यक्तियों की स्वतंत्रता और व्यक्तियों की समानता, इन दोनों लक्ष्यों की प्राप्ति न्यायपालिका के आधार पर ही की जाती है। इसी प्रकार से न्याय की रक्षा हेतु भी न्यायालय तभी कार्य कर सकती है जबकि न्यायालय पूर्ण स्वतंत्र और निष्पक्ष हो, और वो इसी प्रकार से व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के नियंत्रण और प्रभाव से मुक्त हो, क्योंकि न्यायाधीशों पर यदि किसी प्रकार का बाहरी दबाव या नियंत्रण होता है तो निष्पक्षतापूर्ण कार्य नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार से संविधान की रक्षा हेतु भी न्यायपालिका की स्वतंत्रता आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि वह संविधान की धाराओं की स्पष्ट रूप से व्याख्या करती है, और दूसरा व्यवस्थापिका द्वारा पारित उन कानूनों को कि जो संविधान के विरुद्ध होती हैं, तथा कार्यपालिका के वे कार्य जो संविधान का उल्लंघन करते हैं अवैध घोषित करके न्यायपालिका संविधान की रक्षा करती है। इसी प्रकार से नागरिक अधिकारों की रक्षा हेतु भी न्यायपालिका अति आवश्यक है, क्योंकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का महत्व तभी है जबकि नागरिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित हो सके। क्यों हो सके? क्योंकि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका द्वारा निरंकुश कानूनों का निर्माण नहीं किया जाए, और यदि किया जाए तो न्यायपालिका उनको रद्द कर सके।
तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो न्यायपालिका है वो नागरिक अधिकारों की रक्षा के साथ साथ संविधान की रक्षा भी करती है और कार्यपालिका और व्यवस्थापिका पर भी नियंत्रण रखती है। अगले अध्याय में हम न्यायपालिकाओं की स्वतंत्रता बनाए रखने के उपायों के बारे में भी अध्ययन करेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ों के द्वारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बरकरार रखा जा सकता है, जैसे कि न्यायाधीशों की नियुक्ति का ढंग या तो जनता द्वारा निर्वाचित हो या फिर व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचित हो, अर्थात यहाँ पर दलबंदी के द्वारा निर्वाचित नहीं हुआ जाना चाहिए। इसी प्रकार से यदि मान लीजिए कि वो व्यवस्थापिका के द्वारा हो तो व्यवस्थापिका के प्रभाव में रहेगा, कार्यपालिका द्वारा हो तो कार्यपालिका के द्वारा क्या होगा कि वह उसके प्रभाव और दबाव में आके कार्य करेगा। तो इस प्रकार से न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए उनकी नियुक्ति न्यायिक योग्यता वाले व्यक्तियों के परामर्श के आधार पर कार्यपालिका द्वारा ही की जानी चाहिए। भारत में यही पद्धति प्रचलित है कि जो निर्धारित योग्यता रखते हों और राष्ट्रपति के द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। इसी प्रकार से उनकी पदावधि लंबी होनी चाहिए ताकि वो आराम से अपना कार्य कर सकें। पद की सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए कि जब तक वो स्वयं त्याग पत्र न दे दे या फिर उनकी मृत्यु न हो जाए या फिर वो सेवानिवृत्त न हो जाए तब तक उनको अपने पद से नहीं हटाया जाना चाहिए। लेकिन यदि गंभीर मामला है न्यायाधीशों के विरुद्ध तो उसको हटाने की प्रक्रिया जटिल होनी चाहिए और वो महाभियोग के द्वारा ही हटाए जाने चाहिए। इसी प्रकार से न्यायाधीशों का वेतन निश्चित होना चाहिए। उनकी ऐसा नहीं हो कि उनको बहुत न्यूनतम वेतन दिया जाए, निश्चित और पर्याप्त वेतन दिया जाना चाहिए ताकि वो किसी भी भ्रष्टाचार के शिकार ना हो पाए। इसी प्रकार से न्यायाधीशों की एक निश्चित योग्यता होनी चाहिए जिससे कि उनकी व्यावसायिक कुशलता और निष्पक्षता प्राप्त हो सके और न्यायाधीश जो हैं वो निश्चित योग्यता होने पर ही अपने जो कार्य हैं उसको अच्छी तरह से कुशलतापूर्वक उसका निर्वहन कर सकते हैं। अवकाश प्राप्ति के बाद वकालत का निषेध किया जाना चाहिए, क्योंकि न्यायाधीशों को यदि अवकाश के बाद वकालत का निषेध नहीं किया जाता है तो व्यक्ति जिन न्यायालयों में न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुके हैं तो वहाँ पर चाहे अनचाहे उनके प्रभाव या उनकी जो कहना चाहिए कि जो प्रभावपूर्ण जो उनकी पर्सनैलिटी उस समय थी उसका कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में प्रभाव पड़ता ही है। इसी प्रकार से कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण होना चाहिए। ये दोनों एक दूसरे के साथ निर्धारित या संबंधित घनिष्ठ रूप से नहीं होने चाहिए। क्योंकि जब यदि न्यायपालिका को नियुक्ति करने का हमारे भारत में अगर हम देखिए तो न्यायपालिका को नियुक्ति करने का अधिकार है लेकिन उसको हटाने का अधिकार नहीं है। इसी प्रकार से व्यवस्थापिका को हटाने का अधिकार है लेकिन नियुक्ति करने का अधिकार नहीं है। तो भारतीय कहना चाहिए कि यदि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण नहीं हो सका तो वह निश्चित रूप से निष्पक्ष रूप से अपने कार्यों का निर्वहन नहीं कर पाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जो न्यायपालिका है वह स्वतंत्र होनी चाहिए और निष्पक्षतापूर्वक अपने कार्यों को करनी चाहिए। धन्यवाद।